हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 का। ठीक है, ये चैप्टर 4 एयर है जो हमने स्टार्ट किया था। इसको हमने 2 पार्ट में किया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला चैप्टर है ताकि आपके कॉन्सेप्ट होते चलें। तो फर्स्ट हमने इसकी वीडियो में पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें कवर की वो यहाँ पर हम बताएंगे और फिर सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस बताया, ग्लोबल वार्मिंग बताया, एटमॉस्फेयर क्या है ये बताया, कंपोजिशन बताया एटमॉस्फेयर का, ये आपको पूरा समझाया अच्छे से डिटेल में। ये आपके जो डू यू नो फैक्ट है इम्पॉर्टेंट, इनको समझाया है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को बताया, एटमॉस्फेयर में जो ये आपकी लेयर्स हैं 5, इनको डिस्कस किया है डिटेल में। ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया है। इसके बाद वेदर क्लाइमेट क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। फिर हमने टेम्परेचर बताया है और वेदर इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं। आते हैं यहाँ पर एयर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आज हमारा सेकेंड पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन। ठीक है, इससे पहले हमारा कीवर्ड्स अगर जानने हो इस चैप्टर के तो हम वो बूस्टर सीरीज़ में कवर कर चुके हैं। बूस्टर सीरीज़ के नाम से मेन सीरीज़ और क्विज सीरीज़, ये 3 प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। जिसमें बूस्टर में हम कीवर्ड्स सिर्फ रखते हैं, शॉर्ट में कीवर्ड सिर्फ समझने हो तो आप वो सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर एक लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप मेन सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और वहीं आपको 15 MCQs चाहिए किसी भी चैप्टर के तो वो आप कोई सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। उससे इसमें जो एक्सरसाइज रहती है उससे हटकर थोड़ा एक्स्ट्रा में वो हम 15 MCQs देते हैं ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आपके हो जाएं। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं एयर प्रेशर से। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी पे एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में, वो लगातार क्या करती है, वो एक प्रेशर डालती है। ठीक है, प्रेशर डालती है जो कि हमें फील नहीं होता है, वो इतना हल्का होता है कि हमें फील नहीं होता है। और उसी के काउंटर प्रेशर में हमारी बॉडी बाहर की तरफ प्रेशर लगाती। कैसे? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें रेगुलर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो कर रहा है और उसी में क्या होती है कि वो बाहर की तरफ बॉडी में प्रेशर लगाती रहती हैं ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर जो होती है वो बाहर से हमारी बॉडी पे फोर्स लगाती है और इधर काउंटर प्रेशर जो है हमारी बॉडी अंदर से लगाती है, तो वो ताकि बैलेंस रहता है। ठीक है, तो यही हो गया एयर प्रेशर, एयर के थ्रू लगाने वाला प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, मून वगैरह पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक स्पेशल टाइप का सूट होता है, स्पेस सूट होता है, प्रोटेक्टिव स्पेस सूट। उसमें क्या होती है, एयर भरी होती है। अब वहाँ पे एयर भरने की क्या ज़रूरत है? देखिए, वहाँ पे क्या होता है, एयर तो होती नहीं स्पेस में। अब हमारी ब्लड वेसल्स में अंदर से क्या है कि जैसे ही हमारी वेन्स है, अब इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये इस तरफ वॉल की तरफ, बाहर की तरफ प्रेशर लगाती रहती है कंटिन्यूसली। अब अगर मान ली यहाँ पर बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर नहीं है और ये इसको नहीं करेगा तो ये क्या होंगी, ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो यहाँ पर तो हमारी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए स्पेस में जो जाते हैं तो उसमें एक ऐसा सूट पहनते हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि एयर को फिल कर लेते हैं, जिससे उनके बाहर की तरफ से प्रेशर लगता है और वो बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसको आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए, एयर का जो वेट होता है उसी की वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है कहीं पे भी। अर्थ की बात करें तो अर्थ की सरफेस पे वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसा कि अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है एटमॉस्फेरिक लेयर सारी, तो वहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब लेयर्स में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। इससे ध्यान रखिएगा, प्रेशर क्या होता है, ऊपर जाने पे, हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होता जाता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, सी लेवल पे मिलेगा। ऑब्वियसली सी लेवल से हम लेयर से स्टार्ट करते हैं तो सी लेवल पे हाईएस्ट आपको मिलेगा और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, डिक्रीजेज विथ हाइट। ठीक है, अब अगर ये तो हमने बात कर ली ऊपर नीचे जाने की, अगर हम इस तरह के मूवमेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट की बात करें,
तो इस तरह से एयर प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बात करते हैं। देखिए जहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको, वहाँ पर क्या होगा, एयर जो होगी वो भी गर्म होगी, हीटअप होगी एकदम। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा इन्वायरमेंट में, वहाँ पे एयर जो होगी वो भी गर्म होगी। और गर्म जो एयर होती है, हॉट एयर, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। जब वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो यहाँ पर कैसा एरिया बना लेगी, लो प्रेशर एरिया बना लेगी। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे इसको हम मर्ज करते हैं। देखिए एक बार फिर से, टेम्परेचर जहाँ पे हाई होगा, एयर क्या होगी वहाँ पे, गर्म होगी। एयर गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो वहाँ पर कैसा एरिया बना लेगी, लो प्रेशर एरिया बना लेगी। और लो प्रेशर एरिया जुड़ा होता है क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर से, यानी कि थोड़ा सा नमी वाला जो वेदर होता है वो, और बादल वाले जो बादल आसमान में दिखाई देते हैं वो, यानी कि समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। समझ में आ गई ये चीज़। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब देखिए टेम्परेचर, अभी तो हमने कहा टेम्परेचर हाई, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। लोअर टेम्परेचर जहाँ पे देखने को मिलता है एरियाज़ में, वहाँ पे एयर क्या होती है, ठंडी होगी। ऑब्वियसली एयर ठंडी होगी, तो जब ठंडी होगी तो एयर वहाँ पे भारी होगी, लाइट नहीं होगी बल्कि हैवी होगी, भारी होगी। और भारी एयर जो होती है वो हमेशा सिंक करती, ऊपर नहीं उठती है, राइज नहीं करती है, बल्कि सिंक करती है, नीचे बैठती है, ठीक है। और जब नीचे वो बैठी रहेगी तो वहाँ पर कैसा एरिया बना लेगी, हाई प्रेशर एरिया बना लेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और हाई प्रेशर एरिया किससे जुड़ा होता है, क्लियर और सनी स्काई से, यानी कि जो जिसमें सूरज चमचमाता हुआ निकला होता है आसमान में और बिल्कुल साफ़ मौसम होता है, तो हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर जो होता है वो इससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए द एयर ऑलवेज मूव। अब एयर मूव किस तरह से करती है, एयर जो मूव करती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, ठीक है। मेरे इस जो ये आप बना रहे हैं हम, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से देखिए। एयर जो होती है, ऐसी एयर जो कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी, क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। तो विंड की डेफिनेशन जब भी आएगी आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, विंड क्या होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। समझ में आ गई, अभी हमने बता दी। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट। हम किस तरह से देखते हैं कि हवा चल रही है, कि कुछ पत्तियां जो हैं वो झड़ी हुई आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे तूफ़ानी हवा बहुत ज़्यादा चलेगी तो आपको ट्रीज़ जो हैं थोड़े से उखड़े हुए मिलेंगे, या फिर कभी बहुत ही जेंटली ब्लो कर रही हो हवा, तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पर क्या होती है कि आपको डस्ट पार्टिकल्स भी दिखेंगे। जैसे आंधी आती है ना, आंधी में क्या धूल दिखाई देती है, आप देख पाते हैं कि डस्ट पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, आप ये देख पाते हैं। और उस टाइम पे हवा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आप वहाँ पे वॉक नहीं कर पाते। आंधी में आपको चलना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है हमारी बॉडी पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, जिससे हम उसकी डायरेक्शन में तो मूव कर सकते हैं लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। आपने देखा होगा ये कि जब इस तरह से हवा चलती है तो वहाँ पर अम्ब्रेला जो है वो उलट जाता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और अम्ब्रेला जो है वो स्टैटिक फॉर्म में नहीं रह पाता। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप कुछ और एग्जाम्पल सोचिए जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा चल रही हो और आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, डू यू नो में क्या कह रहे हैं। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। होता क्या है कि विंड जैसे यहाँ से यहाँ की तरफ चली तो इस हवा का जो नाम पड़ेगा वो जहाँ से ये स्टार्ट हुई, जहाँ से ये चली है उसके बेसिस पे पड़ेगा। जैसे मान लिए वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में चली तो इसको, इस हवा को क्या कहेंगे, वेस्टर्ली कहेंगे, ठीक है। डायरेक्शन फ्रॉम, फ्रॉम विच इट ब्लोज, ठीक है, जहाँ से चलती है जिस डायरेक्शन से उसका नाम वहीं से पड़ता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने क्या किया, विंड्स देखिए कई टाइप्स की होती हैं, तो उनकी 3 कैटेगरीज हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अभी हम क्या करते हैं, एक बार इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हवा के मूवमेंट की वजह से, अभी हमने बताया था कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो अर्थ पे कहाँ पर किस तरह का प्रेशर मिलता है, किस तरफ से, तो फिर उसके अकॉर्डिंग किधर से किधर हवा चलती है, मूव करती है, ये सारा हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, विंड सिस्टम को समझते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। अभी से देखते चलिए। देखिए ये हमारा क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, ये लो प्रेशर डोलड्रम्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसा प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके क्या है, पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, यानी कि एक बात समझ में आ गई कि इक्वेटर पे लो प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर रहता है पोल्स पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब किस तरह से बीच में चेंजेस होते हैं इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, आपको पता है ना, लो प्रेशर कैसे बना होगा। यहाँ पे देखिए इक्वेटर है, टेम्परेचर क्या होगा, सन पूरी तरीके से यहाँ पे रहता है, 2 बार पास होता है यहाँ से। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में और सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, टेम्परेचर जब हाई होगा तो वहाँ की एयर कैसी होगी, हॉट होगी। एयर हॉट होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो वो उस एरिया को कैसा बना देगी, लो प्रेशर एरिया बना देगी। ठीक है, तो ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कंफर्म हो गया। अब देखिए जब ये लो प्रेशर एरिया बना देगी और ये ऊपर उठी एयर, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है रीजन, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्या लिखा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड कहला रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इसके कंपेयर में यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, अब जब हाई प्रेशर है तो विंड किस तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसलिए ये आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। विंड किधर मूव करेगी, यहाँ से इस तरफ, और क्या करेगी, इस बैलेंस यहाँ से जो ऊपर उठी ना, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना, इसको बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड मिल गई। अब जैसे और ऊपर जाएंगे, देखिए पोल्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, टेम्परेचर क्या होता है, एकदम कम होता है, माइनस में चलता है। ठीक है, पोल्स पे बर्फ़ होती है। तो यहाँ की एयर कैसी होगी, यहाँ की एयर क्या होगी, भारी होगी, हैवी होगी और ठंडी होगी एकदम। और ठंडी होगी तो क्या करेगी, सिंक करेगी, नीचे नीचे बैठेगी। अब जब नीचे बैठेगी तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये हाई प्रेशर बिल्कुल सही है। अब हाई विंड किधर से किधर चलती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती, तो विंड यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये लो प्रेशर एरिया है आपका। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी। इसी तरह कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो आप जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये बैंड दिखाई देंगी, यही आपकी बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, इसी तरह अब जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में होता है सेम। इक्वेटर है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर आप 30 से 35 डिग्री साउथ में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ से विंड इस तरह से चलेगी। ठीक है, ये इसी तरह साउथ पोल में भी होता है। तो ये जो है प्रोसेस आपकी चलती रहती है। ये हम बात कर लेते हैं कि विंड्स कितने टाइप की होती है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। अब डिफरेंस क्या क्या है इनमें, द ट्रेड विंड्स वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। ठीक है, परमानेंट विंड्स कौन कौन सी होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये याद रखिएगा कि ये पूरे साल भर चलती रहती हैं किसी पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, पूरे साल भर ये चलती रहती हैं। तो ऐसी कौन सी विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं। अब आती है सीजनल विंड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सीज़न वाइज डिफरेंस इसमें आता रहता होगा। ठीक है, अलग अलग सीज़न में अलग अलग होती होगी, तो वही है इसमें। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीज़न। ये क्या करती हैं, अलग अलग सीज़न में अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सीजनल विंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मॉनसून्स इन इंडिया, इंडिया में जो मॉनसून्स आता है उसमें सीजनल विंड्स चलती हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप की है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे
प्लेस ज़रूरी है इसके लिए, लोकल विंड्स के लिए क्या है, प्लेस ज़रूरी है। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे साल भर के एक पर्टिकुलर टाइम पे वो हवा वहाँ पे चलती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर इंडिया में क्या है कि गर्मी के टाइम पे, मई जून के टाइम पे लू चलती है, जिसे लू कहते हैं। बहुत ही गर्म हवा दोपहर के टाइम पे चलती है, उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। यही हमारे किसका एग्जाम्पल है, लोकल विंड्स का एग्जाम्पल है। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर in a small area, for example land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called loo. तो इस समझ में आ गया, यहाँ पर विंड्स हो गया। अब हम साइक्लोन देख लेते हैं। नीचे साइक्लोन में क्या है कि उड़ीसा में 1999 में अक्टूबर 1718 में पहले साइक्लोन आया था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टाइप का, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट में। उड़ीसा कोस्ट आपका किधर है, इस साइड है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 29 अक्टूबर को, मतलब 1718 के बाद 29 को सुपर साइक्लोन आया था। बहुत ही ज़्यादा उसका ख़तरनाक फॉर्म समझ लिया आया था, तो उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था इस उड़ीसा कोस्ट पे। तो यहाँ पे जो डैमेजेस है वो सब डिस्कस किया है। उसकी विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल थी, टाइडल सर्ज था। आप समझते हैं टाइडल क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा जो इसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने क्या क्या नुकसान किया, तो बहुत ज़्यादा पूरे पेड़ जो हैं वो उखाड़ दिए, रूट्स समेत। उसके बाद अब पेड़ सोचिए, रूट्स पूरी उठ गई, तो सोचिए कच्चा हाउसेस जो होंगे वो कितने, वो तो कहाँ गए होंगे पता भी नहीं चला होगा, कहाँ से कहाँ चले गए होंगे। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स, जो आपके इंडस्ट्रीज़ बनी होती हैं उनके जो छतें होती हैं वो सारे शेड्स जो हैं वो उड़ गए इधर उधर। पावर सप्लाईज, टेलीकॉम लाइंस जो हैं वो सब ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। हैवी रेंस बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पर। तो ये सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें इफ़ेक्ट आया लोगों को। और इसके बाद आप यहाँ पे बात करें तो क्रॉप्स जो हैं आपकी, पैडी क्रॉप्स, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये गल्फ़ ऑफ थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। आप देखेंगे इंडिया के इस, जैसे ये आपका इंडिया है तो इस तरफ यहाँ पर आपको गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के पास गल्फ़ है इसकी, यहाँ से ये ओरिजिन इसकी हुई थी, ठीक है, ओरिजिनेटेड यहीं से हुआ था। तो यहाँ से उठ के ये आपके उड़ीसा की साइड आया था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने जो है क्या किया, 28 कोस्टल टाउन्स को इफ़ेक्ट किया था, ठीक है। और 13 मिलियन पीपल आर इफ़ेक्टेड, 13 मिलियन सोचे पीपल जो है वो इफ़ेक्ट में आए थे। लार्ज नंबर ऑफ़ लाइफ स्टॉक जो होते हैं वो मर गए थे। और जो आपका ये एग्रीकल्चर लैंड होती है सब इनफर्टाइल हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तूफ़ान आता है तो वो पूरे समंदर का बहुत ज़्यादा कचरा और ये सारी चीज़ें लेकर आता है। तो आपकी जो एग्रीकल्चर वाली फर्टाइल जो आपकी होती है, जिस पे आप अच्छे से क्रॉप्स उगा पाते हैं, वो ख़राब हो गई थी पूरी की पूरी। उसके अलावा ये साल, टीक, बैम्बू, ये सब बुरी तरह से इफ़ेक्ट में आए थे। स्पेशली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट से मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, वैनिश हो गए थे, वो भी ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे आपके साइक्लोन्स की वजह से देखने को मिला है नुकसान। अब बात करते हैं हम मॉइस्चर की। मॉइस्चर यानी कि नमी जो होती है, ये क्या होती है, व्हेन वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़। वाटर क्या होता है कि जब उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है, वो इवेपरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, ऊपर उठने लगता है। इट बिकम्स वाटर वेपर, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जब एयर में नमी आती है, किसी भी टाइम आए, एयर में जब नमी आती है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ऐसे टाइम के मौसम को क्या कहते हैं, ह्यूमिड कहते हैं कि ह्यूमिडिटी आज बहुत है, यानी कि एयर में नमी बहुत है। और चिपचिपी टाइप की, जैसे गर्मियों के बाद, गर्मियों में ये वाला मौसम आता है ना, व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब पूरी तरीके से वाटर वेपर से भरी हुई होती है एयर, तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमिड डे है आज, यानी कि उस दिन मैक्सिमम नमी देखने को मिली है। ये आपको पता चलता है वेदर फोरकास्ट से। एज द एयर गेट्स वार्मर, अब अगर एयर गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए एयर जितनी ज़्यादा गर्म होती है, वाटर वेपर वो उतनी ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो उतनी ज़्यादा वो वाटर वेपर को अपने में क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, पकड़ के रख सकती है, ठीक है। इजी समय आई, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट भी होती है। क्यों, क्योंकि उतना ज़्यादा उसके पास जो है
कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, बहुत देर से सूखते हैं कपड़े। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपरेट, जो पसीना होता है वो इवेपरेट नहीं हो पाता है, चिपचिपी टाइप लगती है, ठीक है। मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल, सब लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये मॉइस्चर की बात हो गई। अब हम देखते हैं व्हेन द वाटर वेपर राइज, जब वाटर वेपर राइज होता है। अब हम बात करेंगे कि बारिश किस तरह से होती है। प्रेसिपिटेशन क्या है बेसिकली ये समझते हैं। देखिए वाटर वेपर क्या होती है, जैसे मान ली कहीं पे वाटर है और सन निकला हुआ है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई है, तो वो वाटर वेपर क्या करेगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके वो क्या होगा, वो ठंडा होने लगेगा, है ना, वो ठंडा होने लगेगा, कूलिंग। और उस ठंडे होने की वजह से क्या होगा, उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से वो वाटर की ड्रॉपलेट्स बना लेता है छोटे छोटे। यानी कि वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर उठा और ठंडा होने के बाद उसने क्या किया, ड्रॉपलेट्स बना ली वाटर की, ठीक है। इसी तरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ये चीज़ होती है तो क्या होगा, एक जगह जाकर वो क्लाउड्स बना लेता है। तो इस तरह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, यही वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं इन्हीं का एक बड़ा मास की हम बात करें तो वो क्लाउड्स बना लेती हैं, क्लाउड्स होते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक। देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, क्या होता है कि जब ये बहुत भारी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका अमाउंट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, हैवी हो जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है। प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है कि मतलब ये वापस से बारिश के फॉर्म में अर्थ पे नीचे गिरने लगते हैं। अब समझ में आई ये रेनफॉल क्या है। रेनफॉल यही है कि वाटर वेपर क्या हुआ, ऊपर उठा, ठंडा हुआ, ठंडा होकर ड्रॉपलेट्स बनाई, क्लाउड्स बने। फिर जब इनका मास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हैवी हो गए ये, तब ये अब फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, फ्लोट नहीं कर पा रहे एयर में, तब ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, बारिश बनकर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फिनोमेना ये चलती रहती। अब देखिए जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, अभी भी मॉइस्चर की बात हो रही है। देखा होगा जो जेट जो उड़ते हैं हवा में, हमने देखा है अक्सर, तो पीछे आपको वाइट लाइंस टाइप की वाइट ट्रेल दिखाई देती होगी, इनके पीछे धुआं टाइप का दिखाई देता होगा। ये क्या होता है, ये इसके इंजन का मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो कंडेंस फॉर्म में इस तरह से बाहर दिखाई देता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और जब तक वहाँ पे दिखाई कैसे देता है, क्योंकि वहाँ पे एयर का मूवमेंट नहीं होता। अगर एयर मूव कर रही हो तो वो क्या होगा, वो इधर उधर आपको पूरा मतलब मॉइस्चर जो पूरे में फैल जाएगा, तो वो आपको इस तरह से एक ट्यूब के फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे एयर जो होती है ठहरी हुई होती है, एयर नहीं होती है, इसलिए इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अभी हमने बताया प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, एयर में फ्लोट नहीं कर पाती है वाटर वेपर, तब क्या करती है, नीचे आती है अर्थ में लिक्विड के फॉर्म में, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, मोस्टली जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो आता है रेन से, बारिश से आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बारिश से कौन सा सबसे ज़्यादा पानी आता है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा बारिश से आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। When trees on hillside are cut, rainwater flows down to bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. प्लांट्स जो होते हैं ये प्रिजर्व वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से, मान लिए जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अगर हम प्लांट्स को कट कर दें तो क्या होगा, बारिश होगी, वहाँ पे रुकेगा नहीं पानी, बल्कि सीधा स्लाइड कर जाएगा। जैसे माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मान ली ट्रीज़ हों, ठीक है, ट्रीज़ हो, और यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरह से कुछ होगा और पानी थोड़ा सा टिकेगा, धीरे धीरे स्लो डाउन मूवमेंट में नीचे आएगा। तो उससे क्या होगा, मान ली यहाँ पर आपकी पूरी एक टाउन टाइप का है यहाँ पर नीचे, तो वो उसमें बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रीज़ नहीं होते हैं यहाँ पर, सीधा बारिश होगी, तो वो एग्जैक्टली मतलब फ़ौरन ही यहाँ पर क्या होगा, सीधा पानी आएगा, तेज़ी से आएगा, और बाढ़ आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये जो होते हैं क्या, ये होल्ड भी करते हैं इन्हें। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब यहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो भी 3 टाइप की होती है। तो वो किस तरह से होती है, इनको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इजी वाली देखते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो बहुत ही कॉमन है, जो अभी तक हमने बताई। क्या बताई कि वाटर कहीं पर इकट्ठा है, तालाब है आपका, पॉन्ड या फिर रिवर है, वहाँ से क्या हुआ,
आपका सूरज निकला हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा, वो वार्म एयर जो है ऊपर उठी एक हाइट पे जाके जैसे ही वो ठंडी हो गई उसने क्या कर लिया, क्लाउड्स बना लिया। फिर एक टाइम के बाद जब यह बहुत ज़्यादा हैवी मास हो गया, ये फ्लोट नहीं कर पा रहा है अब, तो वो क्या हो गया, उसमें प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया और बारिश शुरू हो गई। ये कहलाती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब देखिए सेकेंड टाइप की रेनफॉल जो होती है ये माउंटेन वाले रीजन में देखने को मिलती है। क्या है, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए माउंटेन, इसमें क्या होता है कि इस तरह से जो मॉइस्ट एयर होती है, नमी वाली एयर होती है, वो इसके स्लोप के अकॉर्डिंग इस तरह से ऊपर उठती है और एक सर्टेन हाइट पे जाके वो उसी तरह से क्लाउड्स बना लेगी और फिर बारिश कर देगी। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए इसके स्लोप में इस तरह से ऊपर उठती है, इसलिए इसका नाम अलग पड़ा है, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, इसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है इसको, ये स्ट्रॉन्ग बनती है आपके समंदर की वजह से। ठीक है, तो वहाँ देखिए दो तरफ से कोल्ड एयर और दो तरफ से हॉट एयर होती है और कुछ इस तरह से ऊपर उठती है। ठीक है, इस तरह से ऊपर उठती है, तो बीच में जो है, जो जिसका सेंटर होता है वो लो प्रेशर वहाँ पे एकदम होता है, इसे आई बोलते हैं। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है और इसके चारों तरफ, मतलब इस तरफ किनारे किनारे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है। ये तो खैर हायर क्लासेस की चीज़ें डिटेल में समझेंगे वहाँ पे। यहाँ पर बस आप ये देख लीजिए कि ये जो मूवमेंट होता है इसका ऊपर उठने का, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि जो आपकी क्लॉक होती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करती है, इस तरह से ऊपर उठती है और एक सर्टेन हाइट पे जाके वहाँ पर क्या करती है, क्लाउड्स बना लेती है और बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, एक तरफ से कोल्ड एयर और दूसरी तरफ से वार्म एयर ऊपर उठती है एक साथ, और यहाँ पर आपस में क्या हो जाती है, इनमें कुछ इस तरह से फिनोमिनाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का फिनोमिना हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऊपर उठने लगती है और इस तरह से प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और फिर क्या हो जाता है, एक सर्टेन हाइट पे जाके ये ठंडी होती है और बादल बना लेती है और बारिश हो जाती है। तो ये आपकी कहलाती है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमने यहाँ पे रेनफॉल्स पढ़ी हैं। अब ये लास्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया कि ग्राउंड वाटर में सब मैक्सिमम जो पानी होता है वो रेनफॉल की वजह से होता है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, फ्रेश वाटर हमें यहीं से मिलता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट अकर, रेनफॉल अगर कम हो जाएगी वाटर की कमी हो जाएगी और सूखा हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड्स टेक्स प्लेस, और इसकी ज़्यादती भी ख़राब होती है क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा होगी तो जैसा कि आप आए दिन सुनते हैं कि बाढ़ आ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर में एक्सेस पानी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और स्नो, स्लीट, हेल, ये प्रेसिपिटेशन के कुछ अदर फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गया है, सेकेंड चैप्टर हमारा। अब इसकी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर अभी हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आंसर डिटेल में समझने हैं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसका सेपरेट वीडियो बना लेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का, NCERT सॉल्यूशन टाइटल के अंदर ये रखेंगे अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो। अदरवाइज हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको यहाँ से पूरा ये आप क्वेश्चन आंसर आराम से आप समझ के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन यहाँ पे बता दिएगा। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बल्क में होती हैं, बाकी सब कम में होती है, लेसर अमाउंट में होती हैं। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट करती है। व्हाट इज़ वेदर, वेदर की डेफिनेशन बताई दिएगा। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अभी हमने बताई, कन्वेक्शनल आपकी और ओरोग्राफिक यानी कि रिलीफ और फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। व्हाट इज़ एयर प्रेशर, यहाँ पे एयर प्रेशर की डेफिनेशन बता दिएगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, हार्मफुल सन रेज से कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है, तो ओजोन गैस लेयर जो मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलती है ओजोन गैस, ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से सन की प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स, ये सब हम लोग सर्वाइव करते हैं, ट्रोपोस्फेयर जो आपकी फर्स्ट लेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, जहाँ पर एरोप्लेन आपके उड़ सकते हैं आराम से, बहुत ही आइडियल कंडीशन मिलती है जहाँ पर क्लाउड्स बहुत ही कम होते हैं, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जैसे जैसे
एटमॉस्फेयर की लेयर में आप ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर कम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, सी लेवल पर। इसके बाद व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड, प्रेसिपिटेशन जो अर्थ पे नीचे आता है लिक्विड फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। अब यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग देख लेते हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स आपकी होती हैं परमानेंट विंड, हमने बताया था परमानेंट विंड, ट्रेड विंड्स, ईस्टरलाइज वेस्टरलाइज, ये सब परमानेंट विंड में आती है। लू कैसी होती है, लोकल विंड होती है, किसी पर्टिकुलर जगह पे एक टाइम पे फ्लो करती है, ब्लो करती है। मॉनसून क्या होती है, सीजनल विंड होती है, ये एक मौसम में, ठीक है, सीजनल विंड होती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है सीजन वाइज। विंड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, ये समझ आ गया। इनकमिंग सोलर एनर्जी क्या होता है, इंसोलेशन होता है। तो ये आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग भी हो गए। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी आपको कमेंट करना हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थैंक यू सो मच।